किसी गांव में गिल्लू नाम का एक आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश। गिल्लू जूते बनाने का काम करता था। वो बहुत सुंदर और टिकाऊ जूते बनाता था। उसके बनाए जूते बाजार में ऊंचे दामों पर बिकते थे। गिल्लू सप्ताह में खूब मेहनत से जूते बनाता था और 7वें दिन पड़ोस के कस्बे में लगने वाले बाजार में उन्हें बेच आता था। इससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। गिल्लू अपने परिवार के खाने पीने में कोई कमी नहीं रखता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। तभी अचानक एक दिन गिल्लू बीमार पड़ जाता है। काफी इलाज करवाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। गिल्लू को लगने लगा कि उसका अंतिम समय निकट आ गया है, तो उसने अपने 3 बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, अब मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। मेरे पास जो भी है उसे मैं अपने सामने ही तुम तीनों भाइयों में बांट देना चाहता हूँ। पिता की ये बात सुनकर 3 बेटों की आंखें भर आती हैं। गिल्लू का सबसे बड़ा बेटा बोलता है, पिताजी, आप ऐसी बात ना करें। हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आपको भर्ती कराएंगे। बड़े से बड़े डॉक्टर से आपका इलाज करवाएंगे। आप ठीक हो जाओगे पिताजी। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर भी तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और सच्चाई ये है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पिता की बातें सुनकर छोटा बेटा बोलता है, अरे पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करो। मैं चिंता नहीं कर रहा, मगर विधि के विधान को कौन बदल सकता है? जो आया है उसको एक दिन जाना ही है। अब तुम लोग मेरी बात सुनो। जी पिताजी, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो तुम तीनों बहुत ही समझदार हो। मेरे बाद जो भी करोगे अच्छे से ही करोगे। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस कुछ रुपए है और ये मकान है और ये जूते बनाने की कला है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों ये सब आपस में बांट लो। मेरे जाने के बाद तुम तीनों भाई मिलजुल कर काम करना और आराम से रहना। फिर गिल्लू अपने 3 बेटों से एक एक करके पूछता है कि किसको क्या चाहिए। वो सबसे पहले अपने छोटे बेटे महेश से पूछता है, बेटा महेश, तुम सबसे छोटे हो, सबसे पहले तुम बताओ कि तुमको क्या चाहिए। पिताजी, इस घर के साथ हम सभी भाइयों की यादें जुड़ी हुई है। अगर आप चाहो तो मुझे ये घर दे दीजिए। ठीक है, ये घर मैं तुम्हें दे देता हूँ। सुरेश, अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। पिताजी, आप मुझे अपना रुपया दे दीजिए। मैं अपनी मेहनत और बुद्धि से आपके दिए हुए पैसों को और बढ़ा लूंगा और समय पड़ने पर अपने भाइयों की मदद भी करूंगा। ठीक है, मेरा सारा पैसा तुम ले लो। बेटा रमेश, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, केवल मेरी जूते बनाने की कला ही बची है। तुम्हें इसी को लेना पड़ेगा। पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे अपनी कला सिखा दीजिए। मैं उसी से पैसा कमा लूंगा और आपका नाम भी रोशन करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कला सिखाऊंगा और मेरे सारे औजार भी तुम्हारे ही होंगे। अगले दिन रमेश अपने पिताजी से जूते बनाने की कला सीखने लगा। वो पूरी मेहनत और लगन से अपना खानदानी काम सीखता है और अपने पिता जैसे ही जूते बनाने लग जाता है। अब घर में सब खुश थे क्योंकि तीनों को अपनी मनचाही चीजें मिल गई थी। समय बीतता है और एक दिन गिल्लू की मृत्यु हो जाती है। गिल्लू के मरने के कुछ दिन बाद ही तीनों भाई अलग अलग रहने लगे। महेश के पास जो पिता का दिया हुआ घर था, उसने उसमें किराएदार रख लिया और किराए के पैसों से गुजर बसर करने लगा। सुरेश ने भी पिता से मिले रुपए से एक बड़ा सा घर बनवा लिया और साथ में अपना सुनार का काम कर लिया। रमेश का काम भी अच्छा चल रहा था। उसके बनाए हुए जूते की भी बाजार में वैसी ही मांग थी जैसी उसके पिता के बनाए जूते की हुआ करती थी। कुछ दिन बाद उसने भी एक छोटा सा घर बनवा लिया। तीनों भाई अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे। तीनों में अब भी वैसा ही प्रेम था जैसा उनके पिता के समय में था।
एक दूसरे से पहले की तरह ही मिलते थे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे। एक दिन अचानक भूकंप आया। अरे ये क्या? ये तो भूकंप है। मेरा घर तो काफी पुराना है और इसकी दीवारें भी कमजोर है। इस भूकंप से कहीं मेरा घर ना गिर जाए। अगर ये घर गिरा तो मैं इसके नीचे दबकर मर जाऊंगा। मुझे घर के बाहर जाना चाहिए। ये सोच के महेश घर के बाहर आता है और जैसे ही महेश घर के बाहर आता है उसके घर की दीवार गिर जाती है और उसके बाद घर की छत भी गिर जाती है। पास में ही रहने वाला मंझला भाई सुरेश ये देखकर बिना अपने घर और दुकान की चिंता किए उसकी मदद के लिए दौड़ता है। अरे भाई, आप ठीक तो हो ना? आपको चोट तो नहीं लगा? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद भूकंप चला जाता है और दोनों भाई मिलकर घर के मलबे से सामान निकालने लग जाते हैं। सारा कीमती सामान निकालने के बाद दोनों भाई सुरेश के घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचते हैं तो देखते हैं, अरे ये क्या हुआ? घर का सारा सामान कहाँ गया? और दुकान में भी सामान नहीं है। लगता है जब तुम मेरी मदद करने गए थे तब कोई चोर तुम्हारे घर में चोरी करके सारा पैसा और सामान ले गया। अब दोनों भाई बहुत दुखी थे क्योंकि पिता का दिया हुआ पैसा चोर ले गए और मकान भूकंप में गिर गया। दोनों सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे, खाने पीने की भी समस्या हो जाएगी। उधर सबसे बड़े भाई रमेश को जैसे ही अपने भाइयों की खबर मिली वो दौड़ा दौड़ा आता है। उसने अपने भाइयों को हिम्मत बंधाई और कहने लगा, भाई आप दोनों चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। वैसे भी पिताजी कहा करते थे कि तीनों भाई साथ रहना। आज से हम तीनों भाई साथ ही रहेंगे। भाई हम कितने बड़े मूर्ख थे कि पिताजी की बात ना मानी। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने पिताजी से पैसा और मकान मांग लिया। हमने ये कभी नहीं सोचा कि पैसा और मकान तो कभी भी नष्ट हो सकता है। ये सच्चा धन नहीं है। सच्चा धन तो हाथ का हुनर है जो तुम्हारे पास है। ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। चलो, ये भी अच्छा है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो। हम तीनों भाई आज से वहीं रहेंगे और मैं कल से ही आप दोनों को भी पिताजी की कला सिखाना शुरू कर देता हूँ। ये सुनते ही सुरेश और महेश के चेहरे खिल गए। उन दोनों ने अपने बड़े भाई को गले लगा लिया। तो दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है कि हाथ का हुनर या विद्या ही असली धन होता है जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता है।